दोस्तों, एक ऐसा स्टॉक जिसने आईपीओ के टाइम पे अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा रिटर्न बना के दिया, लेकिन अगर मैं आईपीओ के बाद की बात भी करूं तो इस स्टॉक ने अपना मल्टीपल रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को, जिसके ऊपर हम आज का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। इस स्टॉक का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो आज हम इस स्टॉक के ऊपर करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड को अशोक सूता ने 2011 के अंदर इनकॉर्पोरेट किया था। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें अशोक सूता की, तो उनकी हिस्ट्री भी काफी ज्यादा अच्छी रही है। अशोक सूता ने अपने करियर का इनिशियल टाइम श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ 1965 के आसपास स्पेंड किया। इसके बाद वो विप्रो इन्फोटेक में प्रेसिडेंट के रोल पे रहे फ्रॉम 1984 टू 1999। दोस्तों, उनकी लीडरशिप के अंदर जो विप्रो का आईटी बिजनेस था, 1984 के अंदर उसका रेवेन्यू 2 मिलियन हुआ करता था। लेकिन आप सुन के हैरान होंगे कि 1999 तक आते आते उसका बिजनेस का जो टोटल रेवेन्यू था वो $500 मिलियन तक चला गया। तो कितना एक्सपोनेंशियल ग्रो किया उन्होंने अशोक सूता की लीडरशिप के अंदर। दोस्तों, इसके बाद अशोक सूता ने को फाउंड किया माइंड्री को, और आज के टाइम में इस कंपनी का रेवेन्यू $1 बिलियन से भी ज्यादा का है, और यहाँ पे 20,000 से ज्यादा के इंप्लॉइज हैं। यानी कि पहले अपना श्रीराम ग्रुप ऑफ कंपनीज में, उसके बाद विप्रो के अंदर काफी लंबा स्टिंट करने के बाद उन्होंने कंपनी को को फाउंड किया, जिसके बाद उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज को स्टार्ट करके उसके एक आईपीओ लेके आए, और आईपीओ लाने के बाद भी उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया। दोस्तों, आज के दिन में हैप्पीएस्ट माइंड के 150 से ज्यादा क्लाइंट है, और इनके मेनली 3 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। सबसे पहला डिजिटल बिजनेस, सेकंड नंबर पे आता है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, और थर्ड नंबर पे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो इन 3 वर्टिकल्स के अंदर ये कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेट करती है, जहां से इनका रेवेन्यू निकल के आता है। तो दोस्तों, ये 3 बिजनेस वर्टिकल्स के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन अब समझने का ट्राई करते हैं कि कौन से बिजनेस वर्टिकल से कंपनी का कितना % रेवेन्यू निकल के आता है, जिसके लिए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर मैं Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करता हूं, तो यहां से कंपनी का क्या रेवेन्यू का ब्रेकअप है आप यहां पे देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं डिजिटल बिजनेस की बात करता हूं, तो वहां से कंपनी को 24.8% का रेवेन्यू मिलता है। सबसे बड़ा जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर है पूरे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, वो है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, जहां से कंपनी को 49.5% यानी कि ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू इनका वहां से निकल के आता है। थर्ड नंबर पे आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस, जहां से कंपनी को 21.5% के आसपास का रेवेन्यू मिलता है। तो दोस्तों, अगर हम तीनों व्यूज को मिला लें, बिजनेस यूनिट्स को मिला लें, तो तीनों ये डिजिटल रेवेन्यू के अंदर आती हैं, यानी कि डिजिटल सेक्टर से निकल के आता है। और टोटल रेवेन्यू जो कि डिजिटल से इस कंपनी को मिलता है वो 96% के आसपास का है। यानी प्योरली कंपनी एक डिजिटली फोकस्ड कंपनी है, जहां पे अपना बिजनेस रन कर रही है। दोस्तों, ये तो बात हुई कंपनी की अलग अलग बिजनेस वर्टिकल से कितना % रेवेन्यू कहां से आता है। लेकिन चलिए अब समझने का ट्राई करते हैं कि जैसे कि आईटी सेक्टर के अंदर जियोग्राफिकल लोकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कंपनीज के लिए। तो यहां पे जानने का ट्राई करते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड का कौन सी कंट्री से कितने % का रेवेन्यू सामने आता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी स्क्रीन में देख सकते हैं, सबसे बड़ा चंक रेवेन्यू जो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज का आता है वो अमेरिका से निकल के आता है, जो कि इनके टोटल रेवेन्यू के अंदर 72.2% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करते हैं। अमेरिका के बाद आता है इंडिया, जो कि इनके टोटल रेवेन्यू के अंदर 13.4% का कंट्रीब्यूशन करता है। यूरोप की बात करें तो वो 10.6% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता है, और बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 3.8% का रेवेन्यू मिलता है इस कंपनी को। अब दोस्तों, जो आईटी कंपनीज होती हैं वो अलग अलग बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को कैटर करती हैं, जहां से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और इन रिटर्न इनको रेवेन्यू मिलता है। चलिए अब जानने का ट्राई करते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड का कौन से बिजनेस सेक्टर से कितने % रेवेन्यू आता है, यानी कि कहां पे इनका ज्यादा फोकस है। तो दोस्तों, जैसे कि हम स्क्रीन में देख सकते हैं कि मेजर फोकस कंपनी का एडुटेक के ऊपर है, जहां से कंपनी को 24.9% का रेवेन्यू मिलता है। सेकंड नंबर पे आता है हाईटेक, जो कि 20.2% का रेवेन्यू देता है। रिटेल 2.2%। अगर हम वहां पे टेलीकॉम, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, तो वो कंपनी को 14.4% का। बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग सेक्टर 17.4%। इंडस्ट्रियल कंपनी को 7.0%, और वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग अगर हम बात करें तो वो 6.9% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है इन द टोटल रेवेन्यू। दोस्तों, बहुत जगह पे देखा गया है हमने कि काफी कंपनीज का क्या होता है कि उनका रेवेन्यू कुछ पर्टिकुलर कस्टमर्स के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली जिस कंपनीज का रेवेन्यू डिफरेंट कस्टमर्स के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहां पे कंसंट्रेशन रिस्क काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पे जानने का ट्राई करते हैं कि अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, तो यहाँ पे इनका टॉप कस्टमर्स के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंडेंसी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टॉप 1 कस्टमर से कंपनी को 14.8% का, टॉप 5 कस्टमर से 34.4% का। वहीं पे अगर हम टॉप
10 कस्टमर्स की बात करें तो वहां से ऑलमोस्ट कंपनी को हाफ ऑफ द रेवेन्यू मिलता है और टॉप 20 कंपनी से कंपनी को 66.5% का रेवेन्यू मिलता है। तो यहां से हमें एक चीज देखने को मिलती है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है अभी भी कंसंट्रेटेड है ऑन देयर सम ऑफ देयर कस्टमर्स। तो आने वाले टाइम में कंपनी को कैसे एक्सपेंड करती है, इनके टोटल 150 कस्टमर्स हैं, तो आने वाले टाइम में इनका रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो एज अ इन्वेस्टर आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आईटी सेक्टर में कंपनीज के काफी ज्यादा क्लाइंट्स होते हैं, जैसे कि हमने हैप्पीएस्ट माइंड के केस में बात किया कि कंपनी के 150 से ज्यादा क्लाइंट है। तो यहां पे कंपनी के लिए यह भी जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का एक एक्टिव कस्टमर से ऑन एन एवरेज कितना रेवेन्यू आता है और वो क्या पिछले कुछ टाइम में इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस रिलेशनशिप्स है वहां पे कंपनी करंटली कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या उनके नए प्रोजेक्ट कंपनी लेके आ रही है जिसकी वजह से कंपनी का एवरेज रेवेन्यू बढ़ रहा है या कंपनी का एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा है। तो ये जानने के लिए मैं आपको फिर से लेके चलता हूं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर है वो लगातार बढ़ रहा है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 18 की बात करते हैं तो वो नंबर 471 के आसपास का था। यहाँ पे आप स्केल देख सकते हैं, हमने यूएसडी 1000 में बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करें तो 502, और इसके अलावा अगर मैं क्वार्टर 3 2021 की बात करता हूं तो ये नंबर 683,000 पे आ जाता है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि कंपनी ने लगातार अपने एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर्स को कैसे इंप्रूव किया है। दोस्तों आईटी कंपनीज की जब भी बात की जाती है तो वहां पे आइट्रेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि आपके कितने परसेंट लोग आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि जब भी लोग छोड़ के जाते हैं तो नए लोग लाने में, वहां पे ट्रेन करने में कंपनी का कॉस्टिंग जाता है और वहां पे कई बार बिजनेस में सेटबैक भी आ जाता है। तो अगर मैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की बात करता हूं तो कंपनी का एट्रिशन रेट 13.1% के आसपास का है और रिसेंट के टाइम में इन्होंने इस नंबर को काफी कम भी किया है, जो कि इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी हो सकता है। दोस्तों ये सारी चीजें हुई अभी कंपनी के बारे में। अब हम जानने का ट्राई करते हैं पूरी इंडस्ट्री के बारे में कि अगर हम पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री आने वाले टाइम में कैसे ग्रो कर सकती है। तो दोस्तों जब इंडस्ट्री सही से ग्रो करती है तो कंपनी के पास भी अपॉर्चुनिटी होती है अपने मार्केट शेयर को इंप्रूव करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सके। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं डिजिटल बिजनेस के बारे में और देखते हैं कि डिजिटल बिजनेस का आने वाले टाइम में कितना ग्रोथ फोरकास्ट किया गया है। तो दोस्तों जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एंटरप्राइज का डिजिटल स्पेंड कितना है आने वाले टाइम के अंदर। तो यानी कि जो कंपनीज डिजिटल के ऊपर स्पेंडिंग करेंगी, तो अगर स्पेंडिंग ज्यादा होगी तो कंपनीज जो स्पेस के अंदर काम कर रही हैं उनका बिजनेस में आने वाले टाइम के अंदर एक्सपेंड होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2018 से लेके 2025 तक यहाँ पे 20.2% का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखा जा सकता है। तो दोस्तों अगर ये पूरी इंडस्ट्री एक्चुअल में 20% की कंपाउंडिंग से ग्रो होती है तो ये कंपनी जिसका काफी ज्यादा फोकस डिजिटल के अंदर ही है, इसको काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं, जिससे कंपनी अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर सकती है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज की। तो अगर मैं प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करता हूं तो यहाँ पे भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंपाउंडिंग ग्रोथ आने वाले टाइम में एज पर द डिफरेंट रिसर्च 11% के आसपास का हो सकता है। तो आने वाले टाइम में अगर ये भी 11% से ग्रो करता है, ऊपर से डिजिटल सर्विसेज 20% के कंपाउंडिंग से ग्रो करता है, तो कंपनी का आने वाले टाइम में काफी अच्छा बिजनेस हो सकता है। दोस्तों लास्टली मैं बात करता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के बारे में। वहां पे भी एक्सपेक्टेशन है कि वहां पे जो ग्रोथ रहेगा कंपाउंडिंग ग्रोथ 10% से ऊपर का रहेगा। तो दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करें कि हैप्पीएस्ट माइंड के जो भी बिजनेस वर्टिकल्स हैं जहां पे कंपनी ऑपरेट कर रही है, तो उन पूरे सेगमेंट्स के अंदर आने वाले टाइम में काफी ज्यादा ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों ये तो बात हुआ अभी तक क्वालिटेटिव एनालिसिस का, जहां पे हमने आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में बताया। लेकिन अब जानने का ट्राई करते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में और देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। क्या ये कंपनी एक ओवर वैल्यूड कंपनी है या ये कंपनी एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। अलग अलग कंपनीज को लिया है और इनको अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर करने का ट्राई करेंगे। जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड के सामने हमने रखा है कोफोर्स, टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी ने भी पिछले कुछ टाइम के अंदर काफी अच्छा रिटर्न दिया है। एल&टी टेक्नोलॉजीज और एकल फाइनेंशियल सर्विसेज एम्फेसिस। तो यहाँ पे अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड की बात करते हो, इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 11,665 करोड़ के आसपास का है। वहीं पे अगर मैं प्राइस टू अर्निंग रेशो की बात करता हूं तो इस पूरी लाइन में आपको जो भी कंपनीज देखने को मिल रही हैं उनके कंपैरिजन में हैप्पीएस्ट माइंड का प्राइस टू अर्निंग रेशो सबसे ज्यादा है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूं एम्फेसिस की, जो कि 26 का पी रेशो है, और एकल फाइनेंशियल सर्विसेज का 18 का पी रेशो है, एल&टी टेक्नोलॉजीज का 14.17 का, और वहीं पे टाटा एलेक्सी जिसने पिछले कुछ टाइम के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, इस कंपनी का पी रेशो भी अभी 59 के आसपास का है। तो यानी कि पी रेशो के टर्म्स में कंपनी का पी रेशो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो हैप्पीएस्ट माइंड ने आउट परफॉर्म किया है पूरी इंडस्ट्री को। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 83% के आसपास का है। वहीं पे टाटा एलेक्सी का नंबर 30.15%, तो वहीं पे एम्फेसिस का नंबर 21.37% के आसपास का है।
इसके बाद दोस्तों अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, तो हैप्पीएस्ट माइंड का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वाइट हेल्दी है अगर इनको हम बाकी कंपनी के साथ कंपेयर करते हैं तो, जो कि 21% के आसपास का है। टाटा एलेक्सी जिसके साथ मैं इसको ज्यादा कंपेयर कर रहा हूं, उनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28.61% के आसपास का है। यानी कि टाटा एलेक्सी के कंपैरिजन में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम है, लेकिन बाकी इंडस्ट्री से अगर हम कंपेयर करें तो ये नंबर काफी ज्यादा हेल्दी भी है। दोस्तों यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। अगर हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो हैप्पीएस्ट माइंड का नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.85% का है। यहाँ पे अगर आप बाकी कंपनी से कंपेयर करते हैं तो कुछ कंपनीज के कंपैरिजन में ज्यादा है और कुछ कंपनीज के कंपैरिजन में कम है, लेकिन अगर आप टाटा एलेक्सी से कंपेयर करें तो ये ऑलमोस्ट हाफ है, यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन एज कंपेयर टू दिस कंपनी इज क्वाइट लेस। वहीं पे ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 35.5% के आसपास का है, तो उसके कंपैरिजन में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा कम है। दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड ने अपना आईपीओ का प्राइस 166 रुपीज रखा था, उससे लेके आज तक कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जिसको आईपीओ मिला था 350% से ज्यादा का रिटर्न बना के दे दिया। तो दोस्तों इसके बाद डिस्कशन करने के बाद अब पार्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे और अब ट्राई करते हैं आपको समझाने का कि इस बिजनेस में जहां पे हैप्पीएस्ट माइंड ऑपरेट करती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या प्रोज और क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो स्ट्रेंथ है पूरे बिजनेस का कि कंपनी का बहुत ज्यादा फोकस डिजिटल के ऊपर है, जो कि इनके टोटल रेवेन्यू के अंदर 96% का कंट्रीब्यूशन करता है। और ये वो सेगमेंट है जहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, उन सब चीजों के अंदर कंपनी काम कर रही है, जहां पे आने वाले टाइम के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ देखी जा सकती है। सेकेंडली दोस्तों अगर मैं बात करूं तो क्लाइंट नेटवर्क की बात करना चाहूंगा कि कंपनी का क्लाइंट नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। करंटली कंपनी के पास 150 क्लाइंट से ज्यादा क्लाइंट्स हैं, तो यहां से कंपनी आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो कॉन्स के अंदर भी आएगी कि कंपनी का कंसंट्रेशन कुछ क्लाइंट्स के ऊपर काफी ज्यादा है। तो कंपनी का बेस ऑफ क्लाइंट्स काफी ज्यादा है, जो कि कंपनी के लिए एक स्ट्रेंथ की बात है, लेकिन आने वाले टाइम में उसको कैसे यूटिलाइज कर पाती है वो एज ए इन्वेस्टर आपके लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्टली दोस्तों एक स्ट्रेंथ ये भी है कंपनी की, क्योंकि कंपनी का एट्रिशन रेट काफी कम हुआ है पिछले कुछ टाइम के अंदर, जो कि एक पॉजिटिव फैक्ट है। इसके अलावा कंपनी ने जो रेवेन्यू पर कस्टमर है उसको भी काफी ज्यादा इंक्रीज किया है, जहां से आपको ये समझ में आएगा कि कंपनी का एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स काफी ज्यादा रोबोस्ट है और आने वाले टाइम में कंपनी वहां पे और ज्यादा रेवेन्यू बढ़ा सकती है, जिसके ऊपर आपको काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं वीकनेस की, तो सबसे पहला वीकनेस जो निकल के आता है वो है कंपनी का कंसंट्रेशन ऑन सम ऑफ देयर कस्टमर्स। तो अगर मैं कंपनी के टॉप कस्टमर की बात करता हूं तो सिर्फ वहीं से ही कंपनी को 15% के आसपास का रेवेन्यू मिलता है। तो अगर वो कस्टमर मान लीजिए कि चला जाता है कभी ना कभी, तो कंपनी का रेवेन्यू काफी ज्यादा हिट होगा। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए कंपनी कैसे अपने रेवेन्यू को डाइवर्सिफाई करती है वो एज ए इन्वेस्टर आपके लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे है सक्सेशन रिस्क, क्योंकि यहाँ पे अभी तक अशोक सूता इस कंपनी को चला रहे हैं जिनकी एज 74 के आसपास की है, और जो भी कंपनीज जहां पे बहुत अच्छे प्रमोटर होते हैं वहां पे वो कंपनी सक्सीड कैसे करती है नेक्स्ट प्रमोटर्स के पास, तो वो चीज आपके लिए देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आने वाले टाइम में कैसे मैनेजमेंट अपना सक्सेशन प्लान रेडी करती है वहां पे थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए। हमारी आज की वीडियो हैप्पीएस्ट माइंड के ऊपर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या आपको हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।